हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन और देखते हैं कि हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, इस कोर्स में हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया की, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले वाले जो डिस्कशंस हैं हमारे इस कोर्स के, उसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इन वंशों के बारे में। हम लोगों ने बात की है गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में, इसको अच्छे से डिस्कस किया है। हम लोगों ने बात की है राष्ट्रकूट वंश के बारे में, इसको भी काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया है। और पाल वंश के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर। आज देखिए हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे इन वंशों के बीच में होने वाले ट्रिपेटाइट स्ट्रगल की। क्लियर। त्रिकोणात्मक संघर्ष की हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि इन तीनों वंशों के बीच में लड़ा जाएगा कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। क्लियर। तो देखिए हम लोग इसको किस प्रकार से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कारणों की, कि ऐसे क्या कारण बने कि इन तीनों वंशों के बीच में त्रिकोणात्मक संघर्ष लड़ा गया कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। तो उन कारणों के बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि यह त्रिकोणात्मक संघर्ष किस प्रकार से होगा, कौन से राजवंश के कारण इस संघर्ष की शुरुआत होगी, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर। और सबसे बाद में हम लोग बात करेंगे कि इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंतिम परिणाम क्या निकलेगा, कौन से राजवंश की इस त्रिकोणात्मक संघर्ष में अंतिम रूप से विजय होगी, कौन जो है वो कन्नौज पर अधिकार करने में कामयाब रहेगा इस ट्रिपेटाइट स्ट्रगल के बाद में। तो इस प्रकार से हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैकग्राउंड की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो तीन राजवंश है, गुज्जर प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश, इनके भारत में उत्कर्ष से पहले भारत की क्या परिस्थिति थी, यहाँ पर कौन कौन से जो राजवंश हैं उनका शासन था। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ताकि आपकी इस टॉपिक को लेकर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन सके। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए हर्षवर्धन के बारे में आप लोग जानते हैं। हर्षवर्धन जो है, इनके बारे में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं। हर्षवर्धन जो है ये कन्नौज के शासक थे। कन्नौज को इन्होंने अपनी राजधानी बना रखा था। तो जो हर्षवर्धन हैं ये पुष्यभूति वंश के एक शासक थे और इन्होंने अपनी राजधानी जो है वो कन्नौज को बना रखा था। फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कन्नौज जो है सेंटर ऑफ पावर था हर्षवर्धन के समय। याद रखना आपको। ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है 647 एडी में। याद रखना आपको। अब देखिए हर्षवर्धन की मृत्यु हो चुकी है 647 एडी में। तो इनकी मृत्यु के लगभग 100 साल के बाद तक जो कन्नौज है, कन्नौज के इतिहास के बारे में हमें सटीक जानकारी नहीं मिलती है। क्लियर। तो याद रखना है आपको। लेकिन 730 एडी के आसपास, 730 एडी के आसपास जो यशोवर्मन है, यशोवर्मन कन्नौज पर अपना शासन स्थापित करते हैं, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो आपको इसी क्रम में सारा का सारा घटनाक्रम याद करते चलना है। क्लियर। अब आगे देखें। देखिए यशोवर्मन के बाद में कन्नौज पर स्थापना होती है आयुध वंश की। कौन से वंश की? आयुध वंश की। और आयुध वंश के ये तीन राजा हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं, वज्रायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध। क्लियर। ये आयुध वंश के राजा हैं। यशोवर्मन के बाद में कन्नौज पर स्थापना होती है आयुध वंश की, या फिर इसको ऐसे कहें कि कन्नौज पर शासन करता है आयुध वंश और उसके ये तीन राजा हैं, वज्रायुध, इंद्रायुध और चक्रायुध। तो इनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं अपने इस डिस्कशन के दौरान। क्लियर। तो देखिए ये जो आयुध वंश है, इसी के समय शुरुआत होती है त्रिकोणात्मक संघर्ष की। क्लियर। तो देखिए आयुध वंश के बारे में आपको ये याद रखना है कि ये जो आयुध वंश है, इसके जो शासक हैं वो कमजोर शासक हैं, वो अयोग्य शासक हैं। तो उनकी कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा इन वंशों के द्वारा। तो एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है कि आयुध वंश के जो शासक हैं वो योग्य शासक नहीं है बल्कि कमजोर शासक हैं, और उनकी उस कमजोरी का फायदा उठाएंगे कौन? ये तीन राजवंश जिनके बीच में लड़ा जाएगा त्रिकोणात्मक संघर्ष। तो एक पॉइंट तो आपको याद रखना है। दूसरा, अगर जो हम लोग बात करें कन्नौज की, तो देखिए कन्नौज जो है वो सामरिक दृष्टिकोण से और आर्थिक दृष्टिकोण से एक काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तो इस कारण से भी इन तीनों राजवंशों ने क्या किया? इन तीनों राजवंशों ने कन्नौज पर अधिकार करना चाहा। क्लियर। तो इन दोनों कारणों के चलते, पहला कारण क्या है? आयुध वंश की कमजोरी। दूसरा, कन्नौज की स्थिति, कन्नौज का सामरिक महत्व, उसका आर्थिक महत्व। तो ये कारण है जिस कारण से इन तीनों राजवंशों के बीच में, गुज्जर प्रतिहार वंश के बीच में, पाल वंश के बीच में और राष्ट्रकूट वंश के बीच में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिकोणात्मक संघर्ष लड़ा जाएगा। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो देखिए ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू होगा इन तीनों वंशों के बीच में, ये लगभग 200 सालों तक चलता रहेगा। याद रखना है आपको। ठीक है। बात करें इसके अल्टीमेट रिजल्ट की, कि इसका अंतिम परिणाम क्या निकलेगा, तो देखिए अभी से आपको याद रखना है कि जो इसका अल्टीमेट रिजल्ट है, इसका अंतिम परिणाम जो है
वो गुज्जर प्रतिहार वंश के फेवर में जाने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतिम रूप से जो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं वो कन्नौज पर अधिकार करने में कामयाब रहेंगे। तो ये एक बैकग्राउंड आपको अभी से माइंड में रखना है। अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं इस त्रिकोणात्मक संघर्ष को। चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात आपको पता लग चुकी है कि जिस समय त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू होगा उस समय कन्नौज पर किसका शासन है? उस समय कन्नौज पर शासन है आयुध वंश का। आयुध वंश की स्थापना जो है वो 770 एडी के आसपास हुई थी, तो याद रखना आपको। देखिए कन्नौज जो है वो उत्तर प्रदेश में एक स्थान है। अगर जो फिलहाल आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश का एक जिला भी कन्नौज है, तो याद रखना आपको। देखिए आयुध वंश के 3 शासकों के बारे में हम लोगों ने बात की। एक है वज्रायुध, राइट, दूसरे हैं इंद्रायुध और तीसरे हैं चक्रायुध। तो देखिए वज्रायुध के बारे में आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर यह याद रखना है कि ये जो शासक हैं आयुध वंश के वज्रायुध, इनका जिक्र राजशेखर जो हैं वो अपनी रचना कर्पूर मंजरी में करते हैं। राजशेखर जो हैं इस समय के बहुत बड़े कवि हुए हैं। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर, आपको इसका आंसर बड़ी ईमानदारी से करना है। आपको ये बताना है कि जो राजशेखर हैं ये कौन से शासक के दरबारी कवि हुआ करते थे। तो इसका आंसर आपको बड़ी ईमानदारी से कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में, क्योंकि इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कारणों की कि ऐसे क्या कारण बने जिसके चलते ये जो 3 राजवंश है इनका ध्यान गया कन्नौज की तरफ, राइट, और इनके बीच में लड़ा गया त्रिकोणात्मक संघर्ष कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। तो उन कारणों के बारे में लोग बात करते हैं। कुछ आर्थिक कारण है, इकोनॉमिक फैक्टर है, और कुछ है पॉलिटिकल कारण, पॉलिटिकल फैक्टर। तो इनके बारे में लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्थिक कारणों की। तो देखिए कन्नौज की स्थिति पर आपको ध्यान देना है। इस समय जो कन्नौज है वो आर्थिक रूप से संपन्न क्षेत्र था। अगर जो आप इसकी स्थिति पर ध्यान दोगे, कन्नौज जो है वो गंगा और यमुना के दोआब में स्थित है, जिस कारण से यहाँ की जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है। जिस कारण से होता क्या है कि यहाँ पर जो कृषि है वो बहुत अच्छी कृषि होती है, और उस कारण से होगा क्या, कृषि अच्छी होगी तो राजस्व जो है वो अच्छा होगा। क्लियर, राजा के पास में राजस्व अच्छा जाएगा, जिस राजस्व का प्रयोग जो राजा है वो अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करने में लगाएगा, राइट, अपनी सेना को मजबूत करने में लगाएगा, अपने अधिकारियों को वेतन देने में लगाएगा। ठीक है, तो क्या है पहला कारण? पहला कारण ये है कि ये जो कन्नौज है ये गंगा और यमुना के दोआब में स्थित है, जिस कारण से यहाँ की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। जिस कारण से होता क्या है कि यहाँ पर जो कृषि है, कृषि बहुत अच्छी होती है, और जिस कारण से होता क्या है कि जो राजस्व है, राजस्व बहुत अच्छा वसूला जाता है राजा के द्वारा। क्लियर, और इस राजस्व का प्रयोग जो राजा है वो अपने साम्राज्य को एक्सपेंड करने के लिए, उसको मजबूत बनाने के लिए, अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए, अपने अधिकारियों को वेतन इत्यादि देने के लिए प्रयोग में करेगा। ठीक है, तो एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखने के तमाम फैक्टर्स यहां पर मौजूद है। पहला कारण ये हुआ। दूसरा कारण है कनेक्टिविटी का। देखिए ये जो कन्नौज है ये चारों तरफ से नदियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र था। अब कनेक्टिविटी अच्छी होगी, चारों तरफ से नदियों से जुड़ा होगा, तो इससे क्या होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में कम समय लगेगा, राइट। कहीं पर युद्ध होगा तो बड़ी आसानी से सेना जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, कम समय में जा सकती है। तो एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा, व्यापार करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, छोटे रास्ते से व्यापार करेंगे तो बड़ी आसानी से व्यापार हो जाएगा, और जितना ज्यादा अच्छा व्यापार होगा उससे होगा क्या, उससे जो राजस्व है और ज्यादा बढ़ेगा, राजा के पास में और ज्यादा पैसा आएगा, राजा जो है अपने साम्राज्य को और भी मजबूत बनाएगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स मौजूद है यहाँ पर, ये सब आर्थिक कारक हैं जिनके चलते जो कन्नौज है उस पर अधिकार करना चाहते थे ये 3 राजवंश। ठीक है, तो आपको याद रखना है पहला। आगे बात करते हैं पॉलिटिकल कारणों की, पॉलिटिकल फैक्टर्स की। तो देखिए आपको याद रखना है कि जैसे जैसे प्राचीन काल की प्रवृत्तियों का पतन हुआ, जैसे जैसे व्यापार वाणिज्य का पतन होते गया, जैसे जैसे रोमन साम्राज्य का पतन होते गया, वैसे वैसे भारत में नई व्यवस्था का आरंभ हुआ। अब देखिए ये नई व्यवस्था कौन सी है, यह है सामंतवादी व्यवस्था। इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो आपको इसको अच्छे से समझना है तो आपको क्या करना है, आपको इसी कोर्स के शुरुआत के जो 2 लेक्चर्स हैं उनको अच्छे से देख लेना है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये सामंतवाद क्या है, ये सामंतवादी व्यवस्था क्या है। क्लियर, तो देखिए आपको बस यहां पर इतना याद रखना है कि जैसे जैसे प्राचीन काल की प्रवृत्तियों का पतन हुआ, वैसे वैसे जो है सामंतवाद ने जड़ पकड़नी शुरू की। और सामंतवाद में अर्थव्यवस्था का आधार होता है कृषि, राइट, अच्छी कृषि, उपजाऊ भूमि और ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व वसूल करना। क्लियर, तो ये होता है आपका सामंतवादी व्यवस्था में अर्थव्यवस्था का आधार, याद रखना है आपको। और अगर सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित किसी मजबूत साम्राज्य की नींव रखनी हो, किसी मजबूत साम्राज्य के बारे में सोचना हो, तो उसके लिए वहां पर जो कृषि है वो अच्छी होनी चाहिए, उसकी भूमि जो है उपजाऊ होनी चाहिए, और वहां पर जो है भू राजस्व ज्यादा से ज्यादा वसूला जाना चाहिए राजा के द्वारा। तो देखिए इस प्रकार का क्षेत्र इस समय कहां पर मौजूद था,
जहां पर सामंतवादी व्यवस्था हो, जहां पर फ्यूडल सिस्टम हो, और उस सामंतवादी व्यवस्था को सस्टेन करने के लिए तमाम फैक्टर्स वहां पर मौजूद हो। तो इस प्रकार का क्षेत्र था इस समय कन्नौज, और इसी कारण से कन्नौज पर ध्यान गया इन तीनों राजवंशों का, और इसी कारण से इन तीनों राजवंशों के बीच में होगा त्रिकोणात्मक संघर्ष कन्नौज पर अधिकार करने के लिए। ठीक है, देखिए एक और पॉलिटिकल फैक्टर आप याद रख सकते हैं, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूं पहले भी, कि इस समय कन्नौज पर शासन चल रहा है कौन से वंश का? आयुध वंश का। और आयुध वंश जो है वो कमजोर है, उसके जो शासक हैं वो योग्य नहीं है, तो इसकी कमजोरी का भी फायदा उठाया जाएगा इन तीनों राजवंशों के द्वारा। तो ये भी एक पॉलिटिकल कारण है। क्लियर? तो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपको यहां पर ध्यान देना है, इसको हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में जो सत्ता का केंद्र हुआ करता था, जो सेंटर ऑफ पावर हुआ करता था, वो था पाटलिपुत्र। राइट, बहुत बड़े बड़े साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मगधन एम्पायर, तो उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? उनकी राजधानी हुआ करती थी पाटलिपुत्र। यहीं पर जो है बड़े बड़े साम्राज्य फले फूले हैं, तो आपको याद रखना है। तो प्राचीन काल में जो सत्ता का केंद्र था वो पाटलिपुत्र था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग प्राचीन काल से मध्यकाल में प्रवेश कर रहे हैं, और खास करके पूर्व मध्यकाल में प्रवेश कर रहे हैं, तो देखिए सत्ता का केंद्र जो है वो पाटलिपुत्र से कन्नौज की तरफ हस्तांतरित हो जा रहा है, याद रखना आपको। और जैसे ही हम लोग इससे आगे जाएंगे टाइम स्केल में, और हम लोग प्रवेश करेंगे उत्तर मध्यकाल में, तो जो सत्ता का केंद्र है वो हो जाएगा आपका दिल्ली। तो ये बात होगी दिल्ली सल्तनत के समय की, मुगल काल के समय की, जब ये लोग भारत में आएंगे और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाएंगे, आगरा को अपनी राजधानी बनाएंगे, तो सत्ता का केंद्र क्या होगा उस समय? सत्ता का केंद्र जो है उस समय दिल्ली होगा, आगरा होगा। क्लियर? तो आपको याद रखना है। तो इसके बारे में तो हम लोग बाद में ही बात करेंगे, फिलहाल हम लोग यहां पर है जिस समय कन्नौज जो है वो सत्ता का केंद्र बनकर उभर रहा है, तो इसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। क्लियर? तो आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है ये किस प्रकार से हुआ। राइट, देखिए ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है इसको हम लोग 5 फेजेस में कवर करेंगे। क्लियर? या फिर इसको ऐसे कहें कि ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है, ये जो ट्रिपेटाइट स्ट्रगल है, ये 5 फेजेस में होगा। ये जो 5 फेजेस हैं इनको हम लोग 1 बाय 1 करके कवर करेंगे, और एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इनका अंतिम परिणाम क्या निकलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले फेज की। तो देखिए पहले फेज के समय हम लोग देखते हैं कि क्या क्या परिस्थितियां हैं, कहाँ का शासक कौन है, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए इधर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है गुज्जर प्रतिहार वंश। राइट, पूर्व की बात करें तो पूर्व में है पाल वंश। राइट, और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में है राष्ट्रकूट वंश, और सेंटर में यहां पर बीच में है कन्नौज, जिस पर अधिकार करने के लिए इन तीनों राजवंशों के बीच में होगा त्रिकोणात्मक संघर्ष। क्लियर? तो ये आपको पता है। बात करें गुज्जर प्रतिहार वंश की। देखिए गुज्जर प्रतिहार वंश की जो राजधानी है उसका नाम है मांडवपुर, जो कि जोधपुर के पास में है। और इस समय जिस समय त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू होगा, इस समय गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक का नाम है वत्सराज। याद रखना आपको, क्या है? वत्सराज। देखिए ये जो टाइम पीरियड लिखा है इसको लेकर भी एक रफ आइडिया आपको माइंड में रखना है, ताकि आपको याद रहे कि जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है वो किस समय शुरू हुआ था। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में। बात करें पाल वंश की, तो देखिए पाल वंश की राजधानी का नाम है पुंडुवर्धन, और इस समय जिस समय त्रिकोणात्मक संघर्ष शुरू होगा, इस समय पाल वंश के शासक का नाम है धर्मपाल। याद रखना आपको। बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की, तो देखिए राष्ट्रकूट वंश की राजधानी का नाम है मान्यखेड़, और इस समय जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं उनका नाम है ध्रुव। याद रहेगा आपको। बात करते हैं कन्नौज की, जिसको लेकर यह त्रिकोणात्मक संघर्ष लड़ा जा रहा है, तो देखिए कन्नौज पर इस समय शासन है आयुध वंश का, और कन्नौज के शासक हैं फिलहाल इंद्रायुध। याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये परिस्थितियां आपको भूलनी नहीं है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से ये जो त्रिकोणात्मक संघर्ष है शुरू होता है। देखिए इस संघर्ष की शुरुआत होती है पाल वंश की तरफ से। याद रखना है आपको कि इस संघर्ष की शुरुआत जो है पाल वंश की तरफ से होती है। देखिए कैसे शुरुआत हुई। देखिए ये जो धर्मपाल है, धर्मपाल ने सबसे पहले तो बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत की। धर्मपाल बंगाल के एक शक्तिशाली राजा बने। उसके बाद में इन्होंने अपने साम्राज्य का एक्सपेंशन करना शुरू किया, और इन्होंने एक्सपेंशन करना शुरू किया इधर कन्नौज की तरफ, और इस रास्ते में इनके सामने सबसे पहले आया मगध। राइट, तो धर्मपाल ने मगध पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, और अब वो मगध से आगे बढ़े कन्नौज की तरफ। क्लियर? तो धर्मपाल ने सबसे पहले कन्नौज पर आक्रमण किया। याद रखना है आपको। ठीक है, देखिए इससे पहले कि और ज्यादा डिटेल में मैं आपको बताऊं, आपको याद रखना है कि इस समय जो कन्नौज है, कन्नौज जो है उस पर नियंत्रण है गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों का। राइट,
कन्नौज जो है वो एक वेसल स्टेट है किनका, गुज्जर प्रतिहार वंश का। तो ये आपको याद रखना है। तो इधर से जो है धर्मपाल ने अटैक कर दिया है कन्नौज पर, राइट। और कन्नौज के शासक है इस समय इंद्रायुध, याद रखना है आपको। तो धर्मपाल ने कन्नौज पर अटैक किया और इंद्रायुध को हरा दिया, और इंद्रायुध की जगह चक्रायुध को कन्नौज का शासक बना दिया। तो इसको हम लोग इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण किया, वहां के शासक इंद्रायुध को हराया, उसको गद्दी से हटा दिया, और अब गद्दी पर धर्मपाल ने बैठाया किसको, चक्रायुध को। तो चक्रायुध जो है वो धर्मपाल की तरफ से ही कन्नौज के शासक बने हुए हैं। तो आपको याद रखना है। तो ये घटनाक्रम हुआ है, अभी तक आपको इतना याद रखना है। अब देखिए आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्नौज जो है वो नियंत्रण क्षेत्र में है अभी किसके, गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के। तो क्या ये घटनाक्रम धर्मपाल वाला वत्सराज को पसंद आएगा, बिल्कुल भी नहीं पसंद आएगा, ठीक है। तो क्या होगा कि वत्सराज भी जो है वो अब कन्नौज पर आक्रमण करेंगे, किसके खिलाफ, धर्मपाल के खिलाफ। ठीक वैसा ही हुआ, वत्सराज ने क्या किया, वत्सराज ने कन्नौज पर आक्रमण किया। और देखिए इस आक्रमण के कारण हुआ क्या कि जो धर्मपाल है उनको पीछे हटना पड़ा, या फिर कहें कि वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया, और वापस से जो वत्सराज हैं, वत्सराज ने चक्रायुध को हटाकर इंद्रायुध को कन्नौज का शासक बना दिया, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार से आपको याद करते चलना है, राइट। अब देखिए अब रोल आएगा राष्ट्रकूट वंश का, क्लियर। इस समय जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं उनका नाम है ध्रुव। क्या नाम है उनका, ध्रुव। तो देखिए ध्रुव क्या करेंगे, ध्रुव भी जो है वो कन्नौज पर आक्रमण करना चाहेंगे। उसके लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो वो वत्सराज के विरुद्ध आक्रमण करेंगे, राइट। और इस लड़ाई में जो ध्रुव है वो वत्सराज को हरा देंगे, क्लियर। तो आपको याद रखना है। और साथ ही साथ जो ध्रुव है वो पाल वंश पर भी आक्रमण करेंगे, और जो धर्मपाल है इसको भी वो हरा देंगे, क्लियर। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो ध्रुव है वो कन्नौज पर अधिकार नहीं करेंगे, बल्कि होगा क्या कि ध्रुव जो है वो दक्षिण भारत में वापस लौट जाएंगे। अब देखिए जो मैं अभी आपको बताऊंगा उसको आपको बड़ी ध्यान से सुनना है। एक तरीके का फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। देखिए क्या है कि जब जब गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक पाल वंश के शासकों को हराएंगे, तब तब जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं वो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों को हरा देंगे। क्या कहा मैंने, देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं कि जब गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक पाल वंश के शासकों को हराएंगे इस त्रिकोणात्मक संघर्ष के दौरान, तब जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं वो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों को हरा देंगे। लेकिन कोई भी राष्ट्रकूट वंश का शासक कन्नौज पर अधिकार नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो वापस दक्षिण भारत में लौट जाएगा। देखिए दक्षिण भारत में लौटने का कारण क्या है कि इस समय देखिए राष्ट्रकूट वंश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, राइट, वहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, वहां पर बहुत सारी लड़ाई चल रही है, मतलब एक तरीके से आंतरिक कलह है, जिसके कारण जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं वो वापस दक्षिण भारत में लौट जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वापस से रिपीट होता चला जाएगा, क्लियर, भूलना नहीं है। तो ये घटनाक्रम आपको याद रखना है। तो देखिए ये है फर्स्ट फेज इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का, क्लियर। बात करें इसके परिणाम की, तो देखिए इसका कोई भी दीर्घकालिक परिणाम नहीं निकला। लगभग जो तीनों राजवंश हैं वो एक दूसरे से शक्ति संतुलन की स्थिति में रहे, और इससे हुआ क्या कि इससे भविष्य में कन्नौज पर फिर से आक्रमण होगा, इस प्रकार की संभावनाएं बनी रही, क्लियर। तो ये आपको याद रखना है फर्स्ट फेज के बारे में, राइट। तो देखिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आप यहां से भी पढ़ सकते हैं, आपको वीडियो पॉज कर लेना है और इसको पढ़ लेना है, ठीक है। चलिए यहां से समझते हैं इसको फर्स्ट फेज को अच्छे से। देखिए इस समय जिस समय त्रिकोणात्मक संघर्ष की शुरुआत हुई तो पाल वंश के शासक का नाम है धर्मपाल, याद रखना है आपको। कन्नौज के जो शासक है उनका नाम है इंद्रायुध। गुज्जर प्रतिहार वंश के जो शासक है उनका नाम है वत्सराज, और जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं उनका नाम है ध्रुव, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। तो देखिए ये जो कन्नौज है इस समय ये गुज्जर प्रतिहार वंश के एक वेसल स्टेट की तरह था, मतलब गुज्जर प्रतिहार वंश का कन्नौज पर नियंत्रण था। तो आपको याद रखना है। तो देखिए धर्मपाल ने क्या किया, धर्मपाल ने कन्नौज पर अटैक किया, और यहां के शासक जो इंद्रायुध है उसको युद्ध में हरा दिया, और उसकी जगह शासक बनाया चक्रायुध को। तो चक्रायुध कौन है, चक्रायुध कोई नहीं है बल्कि धर्मपाल का ही एक नॉमिनी है। तो आपको याद रखना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्नौज पर फिलहाल नियंत्रण है गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों का, तो ये बात जो है वत्सराज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, और वत्सराज जो है वो पाल साम्राज्य पर अटैक करेंगे धर्मपाल के विरुद्ध, ठीक है। और इनके बीच में युद्ध होगा, और इस युद्ध में जो वत्सराज है वो धर्मपाल को हरा देंगे, और क्या होगा, वापस से चक्रायुध को गद्दी से हटा दिया जाएगा और शासक बनेंगे इंद्रायुध, क्लियर। तो आपको याद रखना है। अब आगे देखें, अब रोल आता है राष्ट्रकूट वंश का।
अब देखिए राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं फिलहाल ध्रुव। तो देखिए ध्रुव क्या करेंगे, ध्रुव भी कन्नौज पर अटैक करने के लिए सबसे पहले तो अटैक करेंगे वत्सराज के खिलाफ, और युद्ध में जो ध्रुव हैं वो वत्सराज को हरा देंगे, और फिर जो ध्रुव हैं वो धर्मपाल के खिलाफ भी युद्ध करेंगे, और इस युद्ध में जो ध्रुव है वो धर्मपाल को हरा देंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि जो ध्रुव है वो कन्नौज पर अधिकार नहीं करेंगे, बल्कि क्या होगा, वो आंतरिक कलह के कारण दक्षिण भारत में जो उनके साम्राज्य में आंतरिक कलह चल रही थी तो उसके कारण से वो वापस लौट जाएंगे। ठीक है, तो यह है फर्स्ट फेज। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं सेकंड फेज की और इसको समझते हैं अच्छे से। तो देखिए ध्रुव जो है, जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं ध्रुव, उनकी मृत्यु हो जाती है 793 एडी में, 793 ईस्वी में, राइट। और इस समय जो ध्रुव है वो एक शक्तिशाली शासक थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज को हराया था और पाल वंश के शासक धर्मपाल को भी हराया था। क्लियर? तो 793 एडी में जो ध्रुव हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और ध्रुव की मृत्यु का फायदा उठाएंगे कौन? धर्मपाल। तो देखिए धर्मपाल ने ध्रुव की मृत्यु का फायदा उठाकर वापस से कन्नौज पर आक्रमण किया, और जो इंद्रायुध है इंद्रायुध को हरा दिया युद्ध में। ठीक है, और देखिए इंद्रायुध को हटाकर वापस से चक्रायुध को कन्नौज का शासक बना दिया गया धर्मपाल के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। और इस विजय के बाद में धर्मपाल ने एक उपाधि धारण की, इसका नाम है उत्तरापद स्वामी की उपाधि। तो ये किसने धारण की है? ये धर्मपाल ने धारण की है सेकंड फेज में, उत्तरापद स्वामी की उपाधि। तो आपको याद रखना है। अब देखिए ये घटनाक्रम होगा तो क्या गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों को ये पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखिए इस समय गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक का नाम है नागभट्ट सेकंड, जो कि वत्सराज के पुत्र हैं। तो आपको याद रखना है कि सेकंड फेज में गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों की तरफ से कौन लड़ रहे हैं? नागभट्ट सेकंड लड़ रहे हैं। क्लियर? तो देखिए इस हार का बदला लेने के लिए जो नागभट्ट सेकंड है वो आक्रमण करेंगे धर्मपाल के खिलाफ, और युद्ध होगा, और इस युद्ध में जो नागभट्ट सेकंड है वो धर्मपाल को हरा देंगे। याद रखना है आपको। और वापस से चक्रायुध को गद्दी से हटा दिया जाएगा और इंद्रायुध को गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल कौन है कन्नौज के शासक? उनका नाम है इंद्रायुध। कन्नौज के शासक जो है फिलहाल इंद्रायुध है। क्लियर? तो देखिए बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की, कि राष्ट्रकूट वंश का क्या रोल है सेकंड फेज में। तो देखिए आपको ध्यान देना है कि ध्रुव की तो मृत्यु हो चुकी है। ध्रुव की मृत्यु होने के बाद में राष्ट्रकूट वंश के शासक बनते हैं उनके पुत्र गोविंद तृतीय। क्लियर? तो देखिए आपको याद रखना है कि सेकंड फेज में जो गोविंद तृतीय हैं उन्होंने कोई भी रोल प्ले नहीं किया, वो न्यूट्रल रहे। क्लियर? तो यह है सेकंड फेज ट्रिपेटाइट स्ट्रगल का, त्रिकोणात्मक संघर्ष का। आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। बात करते हैं इसके परिणाम की। तो देखिए इसका भी कोई दीर्घकालिक परिणाम नहीं निकला। चलिए चलते हैं तीसरे फेज की तरफ। बात करते हैं तीसरे फेज की। तो देखिए तीसरे फेज की शुरुआत से पहले क्या क्या परिस्थितियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए तीसरे फेज की शुरुआत होने से पहले जो पाल वंश है, पाल वंश के शासक है धर्मपाल, कन्नौज के शासक है इंद्रायुध, राइट, गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक है नागभट्ट सेकंड, और राष्ट्रकूट वंश के शासक है गोविंद तृतीय। ठीक है, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अब देखिए जो तीसरे फेज की शुरुआत है वो भी पाल वंश के शासक धर्मपाल की तरफ से ही होगी। देखिए जो धर्मपाल हैं वो कन्नौज पर अधिकार करना चाहते हैं, और इसी कारण से धर्मपाल जो हैं वो कन्नौज पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। लेकिन ठीक इसी समय जो गोविंद तृतीय है वो भी कन्नौज पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस कारण से होगा क्या कि जो गोविंद तृतीय हैं और धर्मपाल हैं ये आपस में समझौता कर लेंगे, और आपस में समझौता करने के कारण जो धर्मपाल है और गोविंद तृतीय है ये दोनों मिलकर कन्नौज पर आक्रमण करेंगे, और जो इंद्रायुध यहाँ के शासक है इसको हरा देंगे युद्ध में, और शासक बनाएंगे चक्रायुध को। ठीक है, तो ये घटनाक्रम होगा। अब देखिए आपको याद रखना है कि ये जो घटनाक्रम हुआ, क्या ये घटनाक्रम नागभट्ट सेकंड को पसंद आएगा? क्या ये घटनाक्रम गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को पसंद आएगा? तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब देखिए नागभट्ट सेकंड जो है वो धर्मपाल के विरुद्ध, क्लियर, वो धर्मपाल के विरुद्ध कन्नौज पर आक्रमण करेंगे, लेकिन वो इस आक्रमण में सफल नहीं हो पाएंगे। ये जो उनका आक्रमण है ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इससे पहले ही जो गोविंद तृतीय है, गोविंद तृतीय नागभट्ट सेकंड को हरा देंगे युद्ध में, और इस युद्ध में जो नागभट्ट सेकंड है वो गोविंद तृतीय से बुरी तरीके से पराजित होंगे। क्लियर? तो देखिए अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि जब जब गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक पाल वंश के शासकों के खिलाफ युद्ध करेंगे, उनको युद्ध में हराएंगे या फिर उनके खिलाफ युद्ध करेंगे,
तब तब जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं वो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों को युद्ध में हरा देंगे। ठीक है, तो वैसे ही अभी यहां पर हुआ, वैसे ही ध्रुव ने भी किया था, जो गोविंद तृतीय के पिता हैं उन्होंने भी ऐसे ही किया था। ठीक है, याद रखना है आपको। लेकिन देखिए अब क्या होगा कि जो गोविंद तृतीय हैं वो कन्नौज पर अधिकार नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, वो वापस लौट जाएंगे दक्षिण भारत में, जैसे कि उनके पिता लौट गए थे ध्रुव। ठीक है, तो देखिए यह है आपका तीसरा फेज त्रिकोणात्मक संघर्ष का, ट्रिपेटाइट स्ट्रगल का। बात करें इसके परिणाम की, तो देखिए इसका भी कोई दीर्घकालिक परिणाम नहीं निकला, बस आप इतना याद रख सकते हैं कि इसका परिणाम जो है वो थोड़ा राष्ट्रकूटों के हक में रहा। क्लियर, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट सेकंड को हराया, और इसकी सहायता से जो धर्मपाल है, धर्मपाल ने कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। और इस समय जो कन्नौज के शासक हैं वो कौन है, चक्रायुध है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ फेज की। देखिए फोर्थ फेज की शुरुआत जो है वो लगभग मिड ऑफ द 9th सेंचुरी एडी से होती है। तो एक रफ आइडिया आपको टाइम पीरियड के बारे में भी रखना है, ताकि आपको याद रहे कि हम लोग कौन से पीरियड की बात कर रहे हैं, कौन से टाइम की बात कर रहे हैं। क्लियर, चलिए बात करते हैं फोर्थ फेज की। तो देखिए फोर्थ फेज में क्या हुआ, बात करते हैं बंगाल के पाल वंश की। तो देखिए इस समय बंगाल के पाल वंश के शासक हैं देवपाल। देवपाल जो हैं धर्मपाल के बाद बंगाल के पाल वंश के शासक बनते हैं। बात करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक की, तो उनका नाम है इस समय रामभद्र। क्लियर, याद रखना है रामभद्र। तो देखिए हुआ क्या, कैसे शुरुआत हुई। देवपाल जो है वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कन्नौज पर अटैक करते हैं। फिर से शुरुआत जो है बंगाल के पाल वंश की तरफ से ही हुई। क्लियर, तो जो देवपाल हैं वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। और होता क्या है, देखिए जो रामभद्र हैं, रामभद्र जो हैं वो इतने शक्तिशाली शासक नहीं हैं, और इस कारण से जो रामभद्र हैं वो देवपाल को नहीं रोक पाते हैं कि वो कन्नौज पर अधिकार ना करें। ठीक है, देवपाल और रामभद्र के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध में जो देवपाल हैं वो रामभद्र को हरा देते हैं, और जो देवपाल है वो कन्नौज पर अधिकार करने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब आगे देखें, परिस्थितियां चेंज होती हैं, और गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक अब बनते हैं मीर भोज। क्लियर, अब मीर भोज जो हैं वो रामभद्र के पुत्र हैं, और मीर भोज जो हैं ये एक शक्तिशाली शासक हैं। क्लियर, देखिए इनका टाइम पीरियड लिखा है यहाँ पर 836 एडी से लेकर 889 एडी तक। तो फिर से मैं आपको बोल रहा हूं कि एक रफ आइडिया आपको टाइम पीरियड को लेकर भी रखना है। क्लियर, तो रामभद्र के बाद में गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक बनते हैं मीर भोज। और इधर देखिए आप पाल वंश की तरफ, पाल वंश के शासक फिलहाल देवपाल ही हैं। राइट, तो देखिए हुआ क्या कि ये जो हार हुई थी अभी रामभद्र की, इसका बदला लेंगे कौन, मीर भोज। राइट, और इसी कारण से जो मीर भोज हैं वो कन्नौज पर आक्रमण करेंगे, किसके खिलाफ, देवपाल के खिलाफ। तो इन दोनों के बीच में युद्ध होगा, मीर भोज के बीच में और देवपाल के बीच में। और इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, देखिए इस युद्ध का परिणाम होगा कि जो देवपाल हैं वो मीर भोज को हरा देंगे। देवपाल इस युद्ध में मीर भोज को हरा देंगे। तो आपको याद रखना है कि जब तक देवपाल जिंदा है, जब तक पाल वंश के शासक देवपाल जिंदा है, तब तक जो कन्नौज है वो पाल वंश के अधीन ही रहेगा। क्लियर, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए देवपाल की मृत्यु के बाद में जो पाल वंश हैं, पाल वंश के शासक बनते हैं नारायण पाल। अब नारायण पाल जो हैं वो एक योग्य शासक नहीं है, मतलब वो कमजोर शासक हैं, इतने कुशल शासक वो नहीं है जितने देवपाल थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फिलहाल पाल वंश के शासक हैं नारायण पाल। राइट, चलिए बात करते हैं राष्ट्रकूटों की, और राष्ट्रकूटों को भी पिक्चर में लेकर आते हैं। देखिए राष्ट्रकूटों के देवपाल के समय शासक थे अमोघवर्ष प्रथम। राइट, अमोघवर्ष प्रथम के बारे में हम लोग काफी बार बात कर चुके हैं कि अमोघवर्ष प्रथम जो हैं वो राष्ट्रकूटों के एक महानतम शासक हुए हैं। लेकिन वो महानतम क्यों थे, वो इसलिए थे क्योंकि वो एक स्कॉलर थे, वो एक विद्वान थे। राइट, वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए नहीं जाने जाते हैं, बल्कि वो अपने कलात्मक पहलुओं के कारण जाने जाते हैं। ठीक है, तो अमोघवर्ष प्रथम जो है उनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, बड़े शांतिप्रिय व्यक्ति थे अमोघवर्ष प्रथम, याद रखना आपको उनके बारे में। अमोघवर्ष प्रथम के बाद में जो राष्ट्रकूट वंश के शासक बनते हैं वो हैं कृष्णा सेकंड। क्लियर, तो देखिए कृष्णा सेकंड क्या करेंगे, कृष्णा सेकंड जो हैं वो नारायण पाल के विरुद्ध पाल वंश पर अटैक करेंगे। क्या, कृष्णा सेकंड जो है वो पाल वंश पर अटैक करेंगे, और युद्ध होगा कृष्णा सेकंड और नारायण पाल के बीच में। और इस युद्ध में जो कृष्णा सेकंड है वो नारायण पाल को हरा देंगे। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं इसी सीक्वेंस में आपको याद करते चलना है। क्लियर, क्या हुआ, अभी राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्णा सेकंड ने नारायण पाल को हरा दिया एक युद्ध में। ठीक है, याद रखना आपको।
और कृष्णा सेकंड जो है वो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक मीर भोज के खिलाफ भी युद्ध करेंगे। लेकिन इस युद्ध का जो परिणाम निकलेगा वो उल्टा निकलेगा और इस युद्ध में जो मिहिर भोज है वो कृष्णा सेकंड को हरा देंगे। ठीक है, तो देखिए दो युद्ध हुए। एक युद्ध हुआ कृष्णा सेकंड और नारायण पाल के बीच में, कृष्णा सेकंड ने नारायण पाल को हरा दिया। और दूसरा युद्ध हुआ कृष्णा सेकंड और मिहिर भोज के बीच में, और इस युद्ध में जो मिहिर भोज है उसने कृष्णा सेकंड को हरा दिया। ठीक है, तो अंतिम विजय किसकी हुई? अंतिम विजय हुई मिहिर भोज की। क्यों? क्योंकि देखिए कृष्णा सेकंड ने बंगाल वंश के शासक नारायण पाल को हरा दिया और गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक ने राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्णा सेकंड को हरा दिया। ठीक है, तो अंतिम विजय हुई मिहिर भोज की, और मिहिर भोज जो है अब कन्नौज पर अपना अधिकार करने में कामयाब रहेंगे। और मिहिर भोज ने जो है कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। क्लियर? और मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट भूलना नहीं है कि गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। क्लियर? देखिए जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो सब यहां पर लिखा है, आपको वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना है। क्लियर? वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लेना है आपको। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं इसके परिणाम की। तो इसका परिणाम क्या निकला? देखिए इसका परिणाम ये है, इस फोर्थ फेज का परिणाम ये निकला कि जो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक मिहिर भोज हैं उनको विजय मिली। क्यों? क्योंकि उन्होंने कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो फोर्थ फेज का जो परिणाम निकला वो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासकों के फेवर में निकला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए इसको यहां से समझते हैं एक बार फिर से। तो देखिए बात करते हैं फोर्थ फेज की। तो देखिए फोर्थ फेज के समय क्या परिस्थितियां हैं देखें। देखिए पाल वंश के शासक हैं देवपाल, राइट। कन्नौज के बारे में हम लोग जानते ही हैं। और जो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं उनका नाम है रामभद्र। तो शुरुआत कैसे होती है? देखिए जो देवपाल हैं वो कन्नौज पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, और इनका सामना होता है रामभद्र से, और रामभद्र को ये युद्ध में हरा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो रामभद्र है वो इतने शक्तिशाली शासक नहीं है। इस कारण से होता क्या है कि जो देवपाल हैं वो कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो ये होता है पहले। अब देखिए परिस्थितियां चेंज हुई और गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक बने रामभद्र के पुत्र मिहिर भोज, राइट। अब मिहिर भोज जो हैं वो एक शक्तिशाली शासक हैं और वो अपने पिता की हार का बदला लेंगे। और वो क्या करेंगे? वो देवपाल के विरुद्ध युद्ध करेंगे। लेकिन इस युद्ध में क्या होगा कि जो मिहिर भोज हैं उनको हार का सामना करना पड़ेगा देवपाल से। याद रखना है आपको। ठीक है, अब आगे देखें। देखिए परिस्थितियां चेंज होंगी और देवपाल के बाद में पाल वंश के शासक बनेंगे उनके पुत्र नारायण पाल। ठीक है, अब नारायण पाल जो है वो इतने शक्तिशाली शासक नहीं है जितने देवपाल हैं। तो देवपाल के बारे में एक फैक्ट आपको याद रखना है कि देवपाल जब तक जिंदा है तब तक कन्नौज पर अधिकार किसका है? पाल वंश का है। ठीक है, देवपाल की मृत्यु के बाद में पाल वंश के शासक बनते हैं नारायण पाल। अब देखिए बात करते हैं राष्ट्रकूटों की। तो देखिए राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं फिलहाल अमोघवर्ष प्रथम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अमोघवर्ष प्रथम जो हैं वो एक स्कॉलर हैं, वो एक विद्वान हैं। तो इनकी हम किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल कैंपेन इन्होंने नॉर्थ इंडिया को लेकर की हो तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। ठीक है, अमोघवर्ष प्रथम के बाद में जो शासक बनते हैं उनका नाम है कृष्णा सेकंड। क्लियर? कृष्णा सेकंड जो है फिलहाल राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं, याद रखना आपको। अब देखिए जो कृष्णा सेकंड है वो पाल वंश के शासक नारायण पाल के खिलाफ युद्ध करेंगे और इस युद्ध में जो कृष्णा सेकंड है वो नारायण पाल को हरा देंगे। तो एक युद्ध ये हुआ। इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? इस युद्ध का परिणाम ये निकला कि राष्ट्रकूट वंश के शासक ने पाल वंश के शासक को हरा दिया। एक युद्ध और होगा जो होगा आपका कृष्णा सेकंड और मिहिर भोज के बीच में। क्लियर? अब देखिए इस युद्ध में क्या होगा। इस युद्ध में जो मिहिर भोज है वो कृष्णा सेकंड को हरा देगा। तो अंतिम विजय किसकी हुई? देखिए अंतिम विजय हुई मिहिर भोज की, और इस कारण से जो मिहिर भोज है उसने कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसने क्या किया? कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। तो इस प्रकार से फोर्थ फेज के बाद, चौथी स्टेज के बाद में जो कन्नौज है वो गुज्जर प्रतिहार वंश की राजधानी बनी। याद रखना है। तो यहां पर हम लोगों ने बात की है फोर्थ स्टेज की। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं पांचवें फेज की जो कि अंतिम फेज है। तो देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इस समय जो पाल वंश के शासक हैं उनका नाम है राज्यपाल, राइट। नारायण पाल के बाद में जो पाल वंश हैं उसके शासक बनते हैं राज्यपाल। ठीक है, बात करते हैं गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो देखिए मिहिर भोज के बाद में गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक बनते हैं महेंद्र पाल। ठीक है, और महेंद्र पाल के बाद में गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक बनते हैं महिपाल। ठीक है, तो महिपाल के बारे में आपको याद रखना है कि इस समय गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक जो हैं वो महिपाल हैं। इन्हीं का रोल रहेगा पांचवें फेज में। ठीक है,
बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की, तो देखिए आपको याद रखना है कि इस समय राष्ट्रकूटों के शासक हैं इंद्रतृत्य, ठीक है। तो ये स्थिति आपको याद रखनी है। तो देखिए शुरुआत कैसे होती है इस 5वें फेज की, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए इस फेज की शुरुआत होती है राष्ट्रकूट वंश की तरफ से। होता क्या है कि ये जो इंद्रतृत्य हैं ये कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कन्नौज पर आक्रमण करते हैं, ठीक है। इंद्रतृत्य जो हैं वो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और इंद्रतृत्य कन्नौज पर आक्रमण करने में सफल भी हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम तक जो है अब राष्ट्रकूटों का शासन रहा कन्नौज पर। अब देखिए इसके बाद क्या होगा। देखिए ये जो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल हैं, महिपाल जो हैं ये इंद्रतृत्य के विरुद्ध कन्नौज पर आक्रमण करेंगे, ठीक है। और महिपाल और इंद्रतृत्य के बीच में युद्ध होगा, ठीक है। और इस युद्ध में जो महिपाल है वो इंद्रतृत्य को हरा देंगे। क्लियर? तो आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से जो महिपाल हैं वो वापस से कन्नौज पर अपना अधिकार करने में कामयाब रहेंगे, गुज्जर प्रतिहार वंश का नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब रहेंगे कन्नौज पर। कौन? महिपाल। तो आपको याद रखना है। देखिए बात करें पाल वंश की, तो 5वें फेज में जो पाल वंश है वो न्यूट्रल रहा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय यहाँ के शासक जो राज्यपाल हैं इनका कोई भी रोल नहीं है 5वें फेज में, याद रहेगा आपको, ठीक है। तो देखिए इसको आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया तो वो यहाँ पर भी लिखा है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ से समझते हैं इस 5वें फेज को। तो देखिए 5वें फेज की शुरुआत से पहले क्या परिस्थितियां, तो देखें। देखिए पाल वंश के शासक हैं राजपाल, जानते हैं हम लोग, कन्नौज के बारे में हमें पता ही है। गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं महिपाल, राइट। और उससे पहले है महेंद्रपाल और उससे पहले थे कौन? मीर भोज, ठीक है। तो महिपाल की हम लोग बात करेंगे। राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं कौन? इंद्रतृत्य। तो देखते हैं किस प्रकार से शुरुआत हुई। तो देखिए शुरुआत होती है राष्ट्रकूट वंश की तरफ से। इंद्रतृत्य जो है वो कन्नौज पर आक्रमण करते हैं और कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अब महिपाल जो हैं वो इंद्रतृत्य के खिलाफ युद्ध करेंगे और इस युद्ध में जो महिपाल है वो इंद्रतृत्य को हरा देंगे, ठीक है। और वापस से जो महिपाल हैं, जो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक महिपाल हैं, वो कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में कामयाब रहेंगे। और इस समय जो पाल वंश के शासक राज्यपाल हैं वो न्यूट्रल रहेंगे, उनका कोई भी रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो अधिकार हुआ है अब 5वें फेज के बाद गुज्जर प्रतिहार वंश का कन्नौज पर, यह अधिकार कब तक रहेगा? देखिए ये अधिकार रहेगा जब तक कि तुर्कों का आक्रमण नहीं होता है भारत पर, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों फेज जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको ये समझ में आए होंगे, ठीक है। बात करते हैं निष्कर्ष की, रिजल्ट की, कि जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो क्या निकला इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए अधिकतर कन्नौज पर बंगाल के पाल वंश और गुज्जर प्रतिहार वंश का ही शासन बना रहा, इन्हीं का नियंत्रण बना रहा। और जो राष्ट्रकूट वंश है, राष्ट्रकूट वंश का कन्नौज पर कोई खास नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया। उसके कारण है, जैसे कि राजनीतिक कारण की बात करें तो देखिए दक्षिण भारत में अनेक छोटे छोटे राज्य थे जिनसे राष्ट्रकूटों का जो संघर्ष है वो होते रहता था। इस कारण से उत्तर भारत में वो अधिक समय तक नहीं टिक पाते थे। तो यह है राजनीतिक कारण जिसके चलते जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं वो कन्नौज पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए, ठीक है। बात करते हैं भौगोलिक कारणों की। तो देखिए आपको याद रखना है भौगोलिक कारण में कि राष्ट्रकूट वंश जो है उसका जो साम्राज्य है वो नर्मदा नदी के दक्षिण में था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य है वो ज़्यादातर दक्षिण भारत में स्थित था। इस कारण से वहाँ से उत्तर भारत के कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करना एक बड़ी मुश्किल का काम था, ठीक है, याद रखना है आपको। बात करते हैं आर्थिक कारकों की। देखिए आर्थिक कारण क्या है कि जो पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, मतलब बंगाल के जो पाल हैं और जो गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, राइट, उनकी अपेक्षा राष्ट्रकूटों के पास में कम आर्थिक संसाधन थे। तो ये कुछ कारण है जिसके चलते जो राष्ट्रकूट वंश के शासक हैं वो कन्नौज पर ज़्यादा समय के लिए अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए, ठीक है। तो देखिए कन्नौज के युद्ध के बाद में ये जो तीनों राजवंश हैं इनका पतन हो गया और पूर्वी और उत्तर भारत में कोई भी ऐसा शासक, कोई भी ऐसा शासन शेष नहीं रहा जो तुर्क आक्रमणकारियों का सामना कर सके, राइट। और होगा क्या, अब जब तुर्कों का आक्रमण होगा भारत में तो सभी जो शासक हैं वो तुर्कों के सामने पराजित होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे दूसरे कोर्सेज में, ठीक है। तो देखिए इस डिस्कशन में इतना ही है जिसमें आज हम लोगों ने बात की है
इन तीनों राजवंशों के बीच में होने वाले त्रिकोणात्मक संघर्ष के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए, ये जो कोर्स था जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे इन तीनों राजवंशों के बारे में, गुज्जर प्रतिहार वंश के बारे में, पाल वंश के बारे में और राष्ट्रकूट वंश के बारे में, काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है इस कोर्स में। तो ये कोर्स जो है इस लेसन के बाद में आज समाप्त होता है। ठीक है, इस कोर्स में इतना ही है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इस त्रिकोणात्मक संघर्ष होने के बाद भारत में किस प्रकार से परिवर्तन हुए, भारत में कौन कौन से राजवंश उभर के आए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, ये वाला जो क्षेत्र था जहाँ पर गुज्जर प्रतिहार वंश के शासक जो हैं वो शासन किया करते थे, जहाँ पर गुज्जर प्रतिहार वंश का साम्राज्य फैला हुआ था, यहाँ पर बहुत सारे राजपूत राजवंश उभर के सामने आए। लगभग 36 कबीले राजपूतों के उभर के सामने आए, जैसे कि मेवाड़ के गुहिल वंश, अजमेर के चौहान वंश, राइट, अनिलवाड़ा के चालुक्य सोलंकी वंश, धारा उज्जैन के परमार वंश, खजुराहो के चंदेल वंश, राइट, जबलपुर के कलचुरी वंश, और कन्नौज की बात करें तो जहां पर आयुध वंश की सत्ता थी वहां पर अब आएगा गहडवाल वंश, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली पर नियंत्रण स्थापित हो जाएगा तोमर वंश का, राइट। इसी प्रकार से राष्ट्रकूटों का पतन हो जाएगा और राष्ट्रकूटों के बाद आएंगे वहां पर कल्याणी के चालुक्य, राइट। और बंगाल के पाल वंश के बाद में बंगाल में शासन होगा सेन वंश का। ठीक है, तो देखिए इन सभी के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसको लेकर एक नए कोर्स की हम लोग शुरुआत करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे तमाम जो राजपूत वंश है, करेक्ट, जो राजपूत पीरियड है उसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जितने भी राजवंश हैं इनके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे उस कोर्स में। ठीक है, तो देखिए इस कोर्स में इतना ही है। आई होप कि आपको पूरा का पूरा कोर्स पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, आपकी चीज़ें क्लियर हुई हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको पूरा का पूरा कोर्स पसंद आया है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियोज़ को लाइक करना है, आपको इनको अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना है और आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। क्लियर, तो इस डिस्कशन में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।